चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। ठीक है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैग के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब भारत के कहना चाहिए कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। तो इसमें क्या है, हिंदी में अगर बोले तो इसको हिंदी में कहा जाता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो इसके काम क्या होते हैं इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अगर सरल भाषा में कहूँ तो भारत की या राज्य की जो संचित निधि होती है या किसी संस्था की जो निधि होती है, पूंजी होती है, उसकी छानबीन करना, उसको क्या करना, उसके लेखाओं का जानना, उसको स्टडी करना और देखना कि वित्तीय जो लेन देन हुए हैं सही तरीके से हुए हैं या नहीं हुए हैं। जिस प्रकार से आपके जीवन में एक सिंपल प्रकार का जैसे ऑडिटर होता है, वो क्या करता है, जांच करके ऑडिट करता है सही तरीके से छानबीन हुआ है कि नहीं हुआ है। वैसे ही ये क्या करता है, भारत की या राज्य की या केंद्र की, है ना। तो जो संचित निधि है, चाहे आप उसे केंद्र के रूप में लो या राज्य के रूप में लो, चाहे राज्य या केंद्र, संचित निधि की क्या करता है या किसी संस्था की जो निधि है, ठीक है, कोई भी संस्था हो जिसके लिए प्राधिकृत किया जाए, जिसके लिए उसे कहना चाहिए कि बोला जाए कि भई आपको अथॉरिटी दिया जाता है, आप इस संस्था की क्या करो, जांच करके दो कि उसकी वित्तीय स्थिति कैसी है। तो उसकी क्या करता है, वित्तीय स्थिति की जो भी फाइनेंशियल कंडीशन होता है ना, उसकी वित्तीय स्थितियों का आकलन करता है ना। वित्तीय स्थितियों का क्या करता है, आकलन करता है। आकलन बोलो या समीक्षा बोलो, ठीक है, या जांच बोलो, क्या बोलो, जांच बोलो, ये चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें करने का अधिकार किसको है, तो कैग को, जिसका नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका किस अनुच्छेद में प्रावधान है कैग का, तो देखिए इसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 148 से 151 तक में इसका प्रावधान है। याद रखना बेटा, जब इसकी नियुक्ति की जाती है, किसकी, जब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है तो नियुक्ति का अधिकार किसको होता है, कौन इसकी नियुक्ति करता है, इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, लेकिन कितने सालों के लिए करता है, तो 6 वर्ष के लिए करता है। कितने साल के लिए, 6 वर्ष के लिए। लेकिन एक बात आता है, मान लो किसी को हमने 6 साल के लिए क्या बना दिया, कैग बना दिया, और 6 वर्ष हुआ नहीं है और 65 वर्ष पूरा हो गया, तो ऐसे स्थिति में भी वो अपने पद से त्याग दे देता है। ये सारी बातों को हम क्या है, जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे, और मैं अपने नोट्स की तरफ आप लोगों को ले जाता हूँ, वहाँ पे सारी चीज़ों को आपको एक-एक करके डील कराता हूँ। पेशेंस रखें, शांति से समझें, एक-एक चीज़ को समझें। प्री के फीस के हिसाब से बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, आप चिंता ना करें। सबसे पहले जानें कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है, तो 148 से 151 में है। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक? अब देखना, हम इसमें चर्चा करेंगे। इसकी पदावधि होती है कितने साल की, जिस दिन पद को ग्रहण किया ना, उसी तिथि से 6 साल के लिए होगी। कितने साल के लिए, 6 वर्ष के लिए। लेकिन उसके पहले अगर उसकी 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है बेटा, तो वो क्या करता है, वहीं पे अपना रिटायरमेंट ग्रहण कर लेता है, अर्थात वो वहाँ पे अपना अवकाश ग्रहण कर लेता है, ठीक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति तो करते हैं, नो डाउट, लेकिन जब उसको हटाना है, अगर किसी भी कंडीशन में उसको हटा देना है, तो कैसे हटाएं अपन, तो वो है, इसके लिए एक व्यवस्था किया गया है। क्या, हालांकि राष्ट्रपति ने उसकी नियुक्ति करके दे दी, लेकिन अगर उसको पद से हटाना है, मान लो रखना नहीं है, उसको कैग बना के नहीं रखना है, तो वैसे कंडीशन में क्या करेंगे, जो संसद का जो 2 सदन है, इस सदन में लोकसभा भी आ जाएगा, ठीक है, और राज्यसभा भी आ जाएगा। तो संसद के दोनों सदनों से क्या करेगा, इसको समावेदन, मतलब दोनों से इक्वलिटी देखा जाएगा, समावेदन पर ही इसे हटाया जाएगा। दोनों सदन सहमत हो इसके हटाने के लिए, तो तुमसे पूछा जाएगा कि नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति। पद से कैसे हटाते हैं, तो संसद का जो दोनों सदन होता है, जिसमें लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी आता है, जब दोनों सदन का समावेदन होता है, अर्थात दोनों अपनी सहमति से आवेदन को पेश करते हैं हटाने के लिए, फॉर द रिमूवल ऑफ कैग, तभी उनको हटाया जा सकेगा, ठीक। लेकिन आधार क्या होगा, क्या होगा अंकिता, इसको हटाने का आधार, अगर आपको इसका आधार पूछा जाए, तो एक तो उस पर कदाचार साबित होना चाहिए, मतलब वो सही तरीके से कानून का पालन नहीं कर पा रहा है। दूसरा, असमर्थता का भी आधार आप दे सकते हो, मतलब 2 आधार है बेटा। कितने आधार हैं,
इसको हटाने के दो आधार। पहला जो आधार है आपका साबित कदाचार, मतलब सही तरीके से काम को ना निपटाना, सही तरीके से कानूनी नियमों का पालन ना करना। दूसरा अंकिता क्या होगा बेटा इसका? दूसरा होगा असमर्थता, अर्थात अंकिता अगर वो असमर्थ होगा बेटा तभी उसको क्या है हटाया जाएगा, अर्थात वो बुजुर्ग हो गया, शारीरिक अशक्त हो गया और सशक्तता की अवस्था अब उसकी खत्म हो रही है, तो इसे हटाने की प्रक्रिया की जाएगी। लेकिन किसके समान? जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, उसी प्रकार से उसी प्रक्रिया से इसे भी हटाया जाएगा। अगर आपसे पेपर पूछता है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कैसे हटाया जाएगा? दोनों सदन के समावेदन, अर्थात उसकी सहमति से जब आवेदन, दोनों सदन की सहमति से ही आवेदन रखा जाएगा, दोनों सदन में इसको स्वीकार किया जाएगा, तभी इसको हटाया जाएगा, जिसके दो आधार होंगे। एक साबित कदाचार, कदाचार साबित हो जाए कि गलत तरीके से कानून का पालन कर रहा है, वो सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। दूसरा असमर्थता, उसकी शरीर अब जो है जवाब दे दिया है कि ये नहीं चला पाएगा। लेकिन हटाने की प्रक्रिया कैसी होगी? तो सुप्रीम कोर्ट को जैसे जज को हटाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उसी प्रक्रिया के तहत इसे हटाया जाएगा। अब बात आती है प्रतिवेदन की। कैसे? तो देखिए मैं इस लाइन को भी समझा रहा हूं और इसे बता रहा हूं कि इसके काम को आप और बेहतर समझ पाएंगे। कैसे समझेंगे? समझना। देखो देखो जो कैग होता है, ठीक है, राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर, मतलब वो निवेदन करेगा कैग को, जो हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, या हमारे राज्यपाल छत्तीसगढ़ के, ठीक, अनुसुईया उइके। मान लो इन्होंने क्या किया, निवेदन कर दिया कि आप जो है किसी प्राधिकरण के, कोई भी प्राधिकरण हो, कोई भी प्राधिकरण मतलब किसी भी अथॉरिटी को, चाहे वो नगर निगम की बात किया जाए, चाहे आप कहना चाहिए कि ग्राम पंचायत की बात किया जाए, या किसी कहना चाहिए कि राज्य के वित्तीय संस्था की बात, किसी भी प्राधिकरण, किसी भी अथॉरिटी, चाहे प्रकाश इंडस्ट्री लिमिटेड की बात किया जाए, चाहे राज्य का वित्त आयोग की बात, किसी भी आयोग, किसी भी प्राधिकरण के जो रिकॉर्ड हैं, जो अकाउंट्स हैं, लेखाएं हैं, लेखा मतलब उसकी अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड है, उसकी क्या कर सकता है? लेखा परीक्षा कर सकता है, मतलब ऑडिट करने का अधिकार है उसको। जैसे उदाहरण के लिए किसी भी गांव के जो स्थानीय जो निकाय होते हैं ना, उसको भी वो जाकर के चेक कर सकता है। किसी भी गांव में जो स्थानीय निकाय हैं, या किसी नगर में, या किसी रायपुर के महानगर, रायपुर तो महानगर हो ही गया, तो किसी नगर को, किसी महानगर को, किसी नगर पंचायत को, किसी भी जगह को वो क्या कर सकता है? उसकी लेखाओं की, उनके रिकॉर्ड की, उसके अकाउंटिंग की लेखा परीक्षण कर सकता है, अर्थात अकाउंटिंग को चेक कर सकता है, ऑडिट कर सकता है। तो ये कब करेगा? तो इसको जब राष्ट्रपति या उस राज्य के राज्यपाल, किसी भी राज्य के राज्यपाल जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त हुए हैं, तो राज्यपाल अगर कहेगा कि आप ऐसा ऐसा कर दो, तब वो इसको करने का अधिकार रखता है। संविधान ने ये अधिकार उसको दिया है। अब देखना, इस चीज को समझना और यहाँ पे अच्छा लगेगा आपको। अब देखिए मैं इस चीज को समझाने वाला हूं आपको। अब ये राष्ट्रपति के कहने पे अगर वो किसी चीज को छानबीन करता है, तो जो भी रिपोर्ट बनाता है, चाहे वो घपला पाए, चाहे बिना घपला के रिपोर्ट मतलब तैयार हुई ये उसको प्राप्त हो, या तो दो तरीके से होगा, नहीं भाई काम साफ सुथरा हुआ है उस निकाय में। मान लो नगर निगम रायपुर में, मतलब नगर निगम दिल्ली में मान लो कुछ हुआ है घपला, ऐसा राष्ट्रपति को लग रहा है, इन्होंने इसको कहा कि आप जांच करो, आप अकाउंटिंग करके ऑडिट करके तुरंत रिपोर्ट दो। तो राष्ट्रपति ने जब इस कहा है तो उसको कहाँ देगा? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? उस रिपोर्ट को पकड़ेंगे और दौड़ के जाएंगे कहाँ पे? तो केंद्र सरकार के पास, केंद्र सरकार के पटल में रख देंगे। कहाँ के? केंद्र के सदन में रखेंगे, केंद्र के पटल में उस रिपोर्ट को दे देंगे कि भाई मैंने जांच करवाया था कैग को बोल के, ये रिपोर्ट आया। अगर किसी राज्य का राज्यपाल किसी भी स्थानीय निकाय का या उस राज्य का किसी चीज को जांच पड़ताल कराता है, तो वो रिपोर्ट जब बनेगा, जब ये रिपोर्ट बना देगा उस राज्य का, टोटल अकाउंटिंग कर देगा, वो जाकर राज्यपाल को दे देगा कि भैया आप बोले थे, हमने आपके राज्य का फलाना फलाना जो आप काम दिए थे हमने कर दिया, और रिपोर्ट बढ़िया आया है कि खराब आया है, जो भी रिपोर्ट आया है आप पकड़ो। आपने कहा हमने अकाउंटिंग कर दिया, ऑडिट कर दिया, जांच कर लिया, वित्तीय छानबीन कर लिया, और ये चीज़ें हमको मिला।
राज्यपाल क्या करेगा, रिपोर्ट को पकड़ेगा, दौड़ेगा, जाएगा विधान मंडल में, चाहे वो विधान वहाँ पे परिषद हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे दोनों सदन हो या सिंगल सदन हो, वहाँ जाएगा राज्यपाल, वहाँ पे पटल में रख देगा, वहाँ पे सूचना पट में उस रिपोर्ट को छपवा देगा और बोलेगा कि ऐसा ऐसा कहना चाहिए कि ये रिपोर्ट में जांच करवाया था भाई, आपने कहा था तो लो। तो ये ऐसा होता है। अब देखो कैसे समझ आएगा, देखना यहाँ पे समझना इस बात को। देखना ठीक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित, कोई भी राज्य हो, उस राज्य के लेखाओं से संबंधित जो भी रिपोर्ट होता है वो उस राज्य के राज्यपाल को देता है, क्योंकि राज्य से संबंधित है बेटा। कोई भी राज्य, चाहे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, कोई भी राज्य के अकाउंटिंग से या लेखाओं से संबंधित अगर रिपोर्ट है, उसको कैग क्या करता है, राज्यपाल को कैग सपोर्ट कर देता है, दे देता है, लो भैया हम अपना रिपोर्ट आपको देते हैं, जो काम आपने जिम्मेदारी दिया था हमने देखा। तो उस राज्य के पास में दौड़ के अब राज्यपाल क्या करेगा, जाएगा कहाँ पे, विधान मंडल के पास, जा करके बोलेगा और उसके पटल में रख देगा, ले भाई मैंने रखवा दिया, ये रिपोर्ट आ गया। तो ये किसकी स्थिति में, राज्य की स्थिति में। अब बात करते हैं उसी को केंद्र की स्थिति में। आप बोलोगे सर बार बार आप वही बता रहे हो, बार बार क्यों ना बताऊं, पेपर में पूछता है तो इसीलिए समझो अब, है ना। अब दूसरी स्थिति में देखो, मैंने तो राज्य के संदर्भ में बताया, अब मैं बताऊंगा आपको केंद्र के संदर्भ में, सेम वही कॉन्सेप्ट, वही फार्मूला, ठीक है। देखा, इस लाइन को भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके पहले ये बताना चाहता हूं कि नियंत्रक और लेखा परीक्षक जो होता है, केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित जो संबंध, जो अकाउंटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट, मान लो मोदी के कार्यालय से संबंधित है, तो उसके जो भी रिपोर्ट होंगे, जो प्रतिवेदन होंगे, उसको राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति उसे क्या करेगा, संसद के प्रत्येक सदन में, चाहे आइदर ये राज्यसभा हो या ये लोकसभा हो, दोनों सदनों में उसकी प्रति को क्या करेगा, पटल को रखवाएगा। और इसके बारे में कौन सा अनुच्छेद हमको कहता है, अनुच्छेद 151 का कंडिका नंबर 1 कहता है, अर्थात 151 का 1, ठीक। तो आपको इतना पता होना चाहिए, जब राज्यपाल बोल रहा है तो राज्य के सदन पे वो रखेगा उस रिपोर्ट को, ठीक है, वो राज्यपाल को दे देगा। और जब वो राष्ट्रपति कह रहा है तो राष्ट्रपति को दे देगा वो रिपोर्ट बना के, और राष्ट्रपति उसको केंद्र में मोदी जी के सामने रख देगा, सदन में भी रखेगा, मतलब लोकसभा में भी रखेगा और राज्यसभा में रखेगा। वैसे जहाँ पे दोहरी व्यवस्था है वहाँ पे दोनों सदन में, राज्य में रखेगा, और सिंगल, जैसे छत्तीसगढ़ में सिंगल व्यवस्था है तो चुपचाप विधानसभा में दे दिया, अगर दोहरी रहती तो विधान परिषद में भी देता, यही बात बोल रहा है। अब इस बात को मैं आपको बताने वाला हूँ, इस बात को आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, एक टर्म आता है, यदि वह सेवानिवृत्ति हो जाता है, मतलब वो रिटायर ले लेता है, तो रिटायर के पश्चात वो भारत सरकार के अधीन, मतलब उस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत कोई भी पद का धारण वो नहीं करेगा, याद रखना ये नियम है। हालांकि हमारे केंद्र सरकार ने इस नियम को अभी तोड़ दिया, ठीक है, लेकिन उस पर मैं एकदम घुसूंगा तो राजनीति हो जाएगा, नहीं जाऊंगा। आप खुद देख लेना कि किस कैग को उसके रिटायरमेंट के बाद दूसरा पद दिया गया, दूसरा सेवा दिया गया, चेक करना आप, ठीक है। तो वह सेवानिवृत्ति के पश्चात, अर्थात रिटायरमेंट के पश्चात, भारत सरकार के अधीन कोई भी पद को धारण नहीं कर सकता। संविधान में मनाही है। क्यों मनाही है? क्योंकि उस आदमी को पूरा भारत के वित्तीय लेन देन का जानकारी हो जाता है, पूरा वित्त व्यवस्था के बारे में जान जाता है, कहाँ से करप्शन होता है, कहाँ से टैक्स आता है, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ को पैसा रखना है, कैसे चोरी होता है, कैसे चोरी पकड़ना है, सब पता रहता है। इसलिए केंद्र के अधीन कोई नौकरी नहीं मिलती उसको रिटायरमेंट के बाद, ठीक है। अब देखना, हमको ये तो पता चल गया कि भैया 151 का पॉइंट नंबर 1 कहता है कि वो संसद के प्रत्येक सदन में रखेगा। अब अर्थात वो आदमी को रिपोर्ट को देना पड़ता है, ठीक। एक क्वेश्चन आता है कि इसे क्या कहा जाता है, किस धन का संरक्षक कहा जाता है। याद रखना, ये क्वेश्चन आएगा तो याद रखना, कैग को सार्वजनिक जो धन होता है, पब्लिक वेल्थ, कैग को सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगर कैग की बात आए तो कैग को सार्वजनिक धन का, या जो पब्लिक वेल्थ होता है, पब्लिक वेल्थ है ना, इसका संरक्षक कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि कैग को किसका संरक्षक कहा जाता है। याद रखना, कैग को, जो कैग होता है उसे सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है।
अब दूसरा देखना, ये जो कैग होता है उसको कैग राष्ट्रपति के पास जाता है और 3 प्रमुख मतलब रिपोर्ट को पेश करता है। समझना, प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट होता है बेटा, ठीक? तो ये बात देखना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं या जो कैग होते हैं, इसी को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो कैग जो है राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रस्तुत करता है, 3 ऑडिटिंग का रिपोर्ट देता है। कौन-कौन सा? तो अब इसको समझना आप, कौन-कौन सा प्रस्तुत करता है, अब इसको आप क्या करेंगे समझेंगे, ठीक है? पहला है विनियोग, जो लेखाएं होती हैं उसकी बात हो रही है। किसकी? तो पहला हो रहा है विनियोग की। पहला किसका? तो विनियोग लेखाओं पर वो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अब बोलेंगे सर विनियोग क्या होता है? विनियोग होता है कि भारत की पूंजी के द्वारा जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, भारत की पूंजी का कहीं पे खर्च करते हैं, चाहे रोड बनाने पे हो, चाहे बिजली के लिए हो, या किसी प्लांट को लगाने के लिए हो, किसी चीज़ में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी को विनियोग कहता है। तो विनियोग से जो ऑडिटिंग होती है विनियोग की, कि इन्वेस्टमेंट पे कितना खर्चा इत्यादि किया जा रहा है, तो उसके बारे में विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा की रिपोर्ट को राष्ट्रपति को देता है। दूसरी बात, वित्तीय लेखाओं पर बोल रहा है, पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है वित्तीय लेखाओं पर लोक परीक्षा रिपोर्ट वो देता है। मतलब फाइनेंस से संबंधित जो वित्तीय संबंधित या पैसा से संबंधित जो खर्चों के संबंधित जितने भी आपके रिपोर्ट होते हैं पैसा के, वित्तीय लेखाओं पर मतलब फाइनेंशियल ऑडिटिंग पर, जो कहना चाहिए कि पैसे के लेन देन या ट्रांजेक्शन पर जो रिपोर्ट होता है उसकी बात कर रहा है। उसकी रिपोर्ट वो क्या करता है, राष्ट्रपति को दे देता है। और तीसरा बोल रहा है कि सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षक, सरकारी उपक्रम मतलब ओएनजीसी, रेलवे, गेल, बेल, सेल, इस टाइप की कंपनी या तो बन गई है या फ्यूचर में बनने वाली है, उससे कितनी पैसा आ रहा है, कितने एमडी हैं, कितने मैनेजर हैं, कितने वर्कर हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उससे संबंधित समस्त पैसाओं की जानकारी सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट भी जानकारी किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। अब राष्ट्रपति महोदय जब उस तीनों रिपोर्ट को पाता है, ये 3 प्रमुख रिपोर्ट, तीनों से संबंधित रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को देता है। याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कैग जो है राष्ट्रपति को किससे संबंधित देता है, तो ये 3 प्रमुख चीज़ों से संबंधित रिपोर्ट वो देता है। अब राष्ट्रपति इन रिपोर्ट को क्या करेगा, दोनों सदनों के सभा पटल पर रख देगा, लोकसभा के भी सभा पटल में रखेगा और उसको राज्यसभा के भी सभा पटल में रखेगा। उसके बाद में जैसे ही ये सभा पटल में रखा बेटा, आप याद रखना सभा पटल में रखते ही उसको क्या करेगा, एक होता है लोक लेखा समिति, जैसे ही कैग उसको रखेगा तो लोक लेखा समिति अर्थात पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होता है, पीएसी जो होता है, लोक लेखा समिति जो होता है ना, वो उसकी जांच पड़ताल करता है कि कैग ने कहीं पे जालसाजी तो नहीं किया, कहीं पे भी कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं आई जिस कारण कहना चाहिए कि हम कहीं हमारे देश का नुकसान तो नहीं हुआ है, इस बात पे कहना चाहिए कि चर्चा होती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि उसकी रिपोर्ट को रखने के बाद अगला एक्शन क्या होता है। जैसे ही राष्ट्रपति रखेगा संसद में तो क्या होगा, वो तुरंत कहना चाहिए कि उसकी जांच पड़ताल करेगा। कौन करेगा, तो आपका लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति क्या करती है, उसकी जांच करती है और जो भी इसके कंक्लूजन निकलते हैं, जो भी जांच के निष्कर्ष होते हैं, वो संसद को क्या कर देती है, अवगत कराती है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल होते हैं। तीनों के पास एक लेटर भेजता है। कौन, तो लोक लेखा समिति तीनों के पास में लेटर भेजता है। ठीक है, अब देखना भारत सरकार या भारत तथा प्रत्येक राज्य तथा जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उस क्षेत्र की जितनी भी संचित निधि है, बात किसकी हो रही है, संचित निधि। अगर छत्तीसगढ़ की संचित निधि बोला जाए ना, तो राज्य की संचित निधि की बात हो रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, भारत तथा भारत के प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक संघ शासित राज्य, इस क्षेत्र की संचित निधि, मतलब इसमें उस जगह की, भारत की बोलेगी तो पूरा भारत का जो कर का पैसा वहाँ जा रहा है वो, राज्य के बोलेगा तो राज्य का जो टैक्सेशन से पैसा कलेक्ट हो रहा है वो, तो उसी को संचित निधि, संचित मतलब एक जगह
इकट्ठा करके रखा जाता है सरकार के द्वारा, चाहे केंद्र चाहे राज्य। तो उस संचित निधि से किए गए जितने भी खर्चा है ना, जितने भी मतलब व्यय विधि हैं, वो कहना चाहिए कि देखा जाता है और चेक किया जाता है, ऑडिटिंग किया जाता है कि वो विधि सम्मत हुए हैं कि नहीं। मान लीजिए छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ रुपए, उदाहरण दे रहा हूँ मैं, 2 करोड़ रुपए की संचित निधि है और राज्य सरकार क्या करेगा, इससे निकालेगा मान लो 5 लाख रुपए अगर निकाला, तो इसका खर्चा कहाँ पे हो रहा है, वो विधि सम्मत खर्चा है कि नहीं, उस चीज का जांच करने का अधिकार जो है कैग के पास होता है। कैग ही उसको कहना चाहिए कि चेक करवाता है अपनी टीम को बोल के। ठीक, ये सब बात आपको जानना पड़ेगा और इसके ऊपर कहना चाहिए कि हमको कहना चाहिए कि कुछ तथ्य है। एक क्वेश्चन आता है एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है बेटा, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसे स्थिति में संसद की समिति जो होता है ना, देखो, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मतलब जो कैग है वो संसद की, किसकी संसद की, तो हमारा जो भारतीय संसद है, संसद की लोक लेखा जो समिति होती है ना, ये संसद की समिति होती है जिसको पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं। तो जो कैग होता है ना, आपसे पूछा जाएगा, समझना, इस बात पे बार बार ध्यान दे रहा हूँ, कैग जो है किसकी गाइड होती है या किसकी मित्र होती है या मार्गदर्शक की तरह कार्य करती है। तो याद रखना, कैग जो है लोक लेखा समिति का एक गाइड होता है, ठीक है, या मित्र होता है या मार्गदर्शक होता है। कैग जो होता है वो संसद की इस समिति का गाइड होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक कौन है, तो आप कैग है करके आंसर लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक कौन है, मित्र कौन है और गाइड कौन है, तो वो होगा कैग। कैग ही उसको गाइड करता है, ठीक है, वही बताता है कि ऐसा ऐसा रिपोर्ट हमने तैयार किया है, तो उस चीज़ को लोक लेखा समिति को बताता है और यही ये समिति क्या करता है, निष्कर्ष निकालता है, जिसे कंक्लूजन कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, कंक्लूजन कहते हैं, ठीक है। तो ये कंक्लूजन निकाल कर देता है। तो तुमसे अगर पूछा जाएगा तो तुम बता देना। अब अगली क्लास में हम देखेंगे राज्य की संचित निधि, अगली क्लास में अपन उसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। संचित निधि किसकी, तो राज्य सरकार की। किसकी संचित निधि, तो राज्य सरकार की, ठीक है। तो अगले उसमें देखेंगे अपन राज्य की संचित निधि, ये अगला हमारा क्लास होगा। और राज्य की संचित निधि को जैसे अपन पढ़े तो देखेंगे कि 266 के एक में क्या कहा गया है, 266 में क्या कहा गया है, राज्य पे जो संचित निधि उसकी क्या व्यवस्था की गई है, क्या क्या प्रमुख प्रमुख प्रावधान हैं, तो सारे प्रावधान को, सारे तथ्यों को अपन एक एक करके डील करेंगे। बोलो मेरे साथ बच्चों, जय हिंद। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें बेटा।